हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज मैं आप सबके लिए 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका लेसन पोइट्स एंड पैनकेक्स लेके आया हूँ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट मी बिगिन विद द टेक्स्ट। टुडे आई हैव ब्रॉट द लेसन पोइट्स एंड पैनकेक्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12. Before we proceed further, let me explain something about the author. Ashokamitran, born in 1931, a Tamil writer, recounts his years of Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. The Gemini Studios, located in Chennai, was set up in 1940. It was one of the most influential film producing organization of India in the early days of the Indian filmmaking. Its founder was S.S. Vasan. Ashokamitran is a Tamil author. In his lesson, he recalls his years passed at Gemini Studios in his book My Years with Boss. Gemini Studio was set up in 1940 and located in Chennai. Its founder was S.S. Vasan. The duty of Ashokamitran was to cut out newspaper clipping on a wide variety of subjects and store them in files. अशोकामित्रन 1931 में इनका जन्म हुआ था। एक तमिल राइटर हैं और जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। पुरानी जितनी फिल्म थी 50 के दशक की, 60 के दशक की, ये जेमिनी स्टूडियोज़ में बहुत सी फिल्म प्रोड्यूस हुई, बड़ी हिट फिल्में वहाँ की रही हैं। अशोकामित्रन जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे और इन्होंने अपनी बुक माई ईयर्स विद बॉस, ये टाइटल है इनकी बुक का, और ये जो लेसन है इसी बुक का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, एक पीस है। मूवीज़ का कितना प्रभाव था अशोकामित्रन इस बुक में ये एक्सप्लेन करते हैं। द जेमिनी स्टूडियोज़ आप जानते हैं कि ये चेन्नई में था। पहले मद्रास के नाम से चेन्नई जाना जाता था, तो वहाँ पे ये सिचुएटेड था और 1940 में सेटअप हुआ। और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। आपको मैंने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण जेमिनी स्टूडियोज़ बहुत ही फेमस स्टूडियोज़ रहा है और वहाँ पे बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं। जिन्होंने इसकी नींव रखी वो थे S.S. Vasan. The duty of Ashokamitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. Many of these had to be written out by hand. Although he performed an insignificant function, he was the most well-informed of all the members of the Gemini family. The following is an excerpt from his book, My Years with Boss. Excerpt means piece. Insignificant means unimportant. Excerpt means a piece. The author tells us about his job in Gemini Studios, and it was to make a collection of important news items of the day in a file. Many of them had to be written out by hand. It was thought that the author's job of news item collection was not very important, but he was considered to be the most well-informed of all the members of the Gemini Studios. आप जानते हैं कि इसमें अशोकामित्रन जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे। उनका प्रमुख जो कार्य था, मेन कार्य था, न्यूज़पेपर से जो कटिंग्स होती हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स की, उनको काटना और फाइल में लगाना, और ये काम वो सारा दिन करते थे। और बहुत से लोगों को अशोकामित्रन का जो कार्य था वो तुच्छ लगता था, छोटा कार्य लगता था, इसको वो जॉब नहीं समझते थे। It was thought that the author's job of news item collection was not very important, but he was considered to be the most well informed of the members of the Gemini Studios. इस छोटे काम के बावजूद जेमिनी स्टूडियोज़ के सभी मेंबर्स में सबसे अधिक वेल अवेयर इन्फॉर्म्ड व्यक्ति अशोकामित्रन थे। बिफोर वी गो हेड, लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट ए फ्यू नेम्स दैट आर मेंशन्ड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ूं, आपको कुछ व्यक्तियों के बारे में बताता हूं जिनका जिक्र नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। पहला नाम है ग्रेटो गार्बो का, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। शी वॉज स्वीडिश एक्ट्रेस
In 1954, she received an honorary Oscar for her unforgettable screen performances. इनकी स्क्रीन परफॉर्मेंस के लिए 1954 में ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड मिला. द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नेम्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन हु एवर लिव्ड. शी वाज आल्सो वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्टर. Second name is of Vajanthimala. She is an Indian actress whose performance was widely appreciated in Bimal Roy's Devdas. देवदास में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और काफ़ी अप्रिशिएट की गई इनकी परफॉर्मेंस. शी वन 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स फॉर हर एक्टिंग. शी इज़ नाउ एन एक्टिव पॉलिटिशियन. Third name is of Rati Agnihotri. Rati Agnihotri is an Indian actress and she has a number of successful Hindi, Tamil, Telugu and Kannada films to her credit. Lord Clive. Robert Clive was a British military officer in India. Let me read the text. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios brought in truckloads. Greta Garbo must have used it. Miss Gohar must have used it. Vajanthimala also must have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. The makeup department of Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. Stables are shed-type places where horses are kept. Pancake was the brand name of the material used for makeup in Gemini Studios. This material was brought in truckloads. That material must have been used by famous actors and actresses like Greta Garbo and Vajanthimala. Rati Agnihotri might not have heard about it as she came in film industry later on. It was believed that the building where the material for makeup was kept belonged to Lord Clive and it was meant for his stables. Pancake एक ब्रांड नेम बन गया था मटेरियल का जो मेकअप में यूज होता था जेमिनी स्टूडियोज में, और दैट मटेरियल मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय फेमस एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस लाइक ग्रेटा गार्बो एंड विजयंतीमाला. और लेखक कहते हैं कि ये जो मटेरियल है पैनकेक्स जो मेकअप मटेरियल है, ग्रेटा गार्बो जैसी स्टार एक्टर्स ने, विजयंतीमाला जैसी स्टार एक्टर्स पर भी प्रयोग किया गया था इस मेकअप मटेरियल का. रति अग्निहोत्री नॉट हैव हर्ड अबाउट इट, उन्होंने नहीं सुना होगा बिकॉज शी केम इन फिल्म इंडस्ट्री लेटर ऑन, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में वो बाद में आई. इट वॉज बिलीव्ड दैट द बिल्डिंग वेयर द मटेरियल फॉर मेकअप वाज केप्ट बिलोंग टू लॉर्ड क्लाइव. ये कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में इस मटेरियल को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, वो बिल्डिंग लॉर्ड क्लाइव की थी. उस बिल्डिंग्स में स्टेबल थे. स्टेबल क्या होते हैं? घोड़ों के जो शेड होते हैं, और घोड़ों को रखने के लिए वो बिल्डिंग बनी हुई थी. टेक्स्ट पढ़ते हैं. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence for his brief life and an even briefer stay in Madras. Robert Clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. Remote corner means far off places. Lord Clive was the owner of dozens of buildings as residences in the city. He seems to have done a lot of moving in the country, and in addition to it, he fought many impossible battles in the remote areas of the country. He married a young woman in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. Lord Clive के दर्जनों बिल्डिंग थी शहर में, और ऐसा लगता है जैसे कि उनका देश में घूमना बराबर चलता रहता था. बहुत सी जगहों पे उन्होंने भ्रमण किया था, और इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जो काफ़ी असंभव थी, काफ़ी मुश्किल लड़ाइयाँ थी जो जीती. और उन्होंने एक यंग वुमन से शादी की सेंट मैरी चर्च में, जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने चर्च में शादी. Let me read the text. The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. Let me explain.
The makeup room had the look of a hair cutting salon. It had lights at all angles, around half a dozen large mirrors. They were all bright incandescent, means producing bright light by a filament. One can imagine the condition of the actors or the actresses who had to sit under those fiery lights. जो मेकअप रूम था उसमें वो एक छोटा सा जैसे हेयर कटिंग सैलून होते हैं इस तरह का लगता था, और उसके अंदर लाइट्स थी एट ऑल एंगल्स, सभी एंगल से उस सैलून में लाइट्स थी, और कम से कम हाफ डजन लार्ज मिरर थे. दे वर ऑल ब्राइट इनकैंडिसेंट लाइट्स, और जो लाइटें थी बिल्कुल चमकीली लाइटें थी जो हीट पैदा करती थी. One can imagine the condition of the actors and or the actresses who had to sit under those fiery lights. हम कल्पना कर सकते हैं उन एक्ट्रेसेस का, उन कलाकारों का क्या होता होगा जब वो ये चमकीली लाइटों को फेस करते थे और उस छोटे से कमरे में बैठते थे मेकअप करवाने के लिए. Now let me read the text. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwad Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese, and the usual local Tamils. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs. Dharwad is a district in the state of Karnataka. Let me explain in English. The makeup department was first headed by a Bengali who later on left it for better opportunities. Then a Maharashtrian became the head of the studios, assisted by a Dharwad Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese, and also by the local Tamils. All this shows that the makeup room was the best example of promoting national integration because the people who worked there belonged to different parts of the country. They believed in different religions and had different cultural backgrounds. जो मेकअप डिपार्टमेंट था सबसे पहले एक बंगाली इसके हेड थे, और वो बंगाली बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जेमिनी स्टूडियोज़ को छोड़ के चले गए थे. देन ए महाराष्ट्रियन बिकेम द हेड ऑफ द स्टूडियोज़ के जो हेड बने वो महाराष्ट्रियन थे, असिस्टेड बाय ए धारवाड़ कन्नडिगा. इसमें कई असिस्टेंट थे जैसे कि जिनके नाम दिए धारवाड़ कन्नडिगा, एंड आंध्रा जो आंध्र प्रदेश के थे, ए मैड्रास इंडियन क्रिश्चियन ये भी असिस्टेंट रहे, और एंग्लो बर्मीज एंड आल्सो बाय द लोकल तमिल जो वहाँ के लोकल तमिल लोग वो भी मेकअप रूम में काम करते थे. ऑल दिस शोज दैट द मेकअप रूम वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन. और ये सभी बातें ये प्रकट करती हैं कि मेकअप रूम में सभी धर्मों के लोग रहते थे, सभी डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, तो नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मेकअप रूम में मिलता था. एंड दीज पीपल बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हुए थे, मेकअप रूम में काम करते थे. दे बिलीव्ड इन डिफरेंट रिलीजन्स, और धर्म भी इनके अलग थे, अलग अलग धार्मिक विश्वास थे इनके, और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के थे. इसलिए ऑथर ये बात कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन जो AIR रेडियो और दूरदर्शन से भी पहले शुरू हो चुके थे. दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. Hideous means extremely ugly. Crimson means deep red. Crimson hued monster means having a face of deep red color. Potions are liquids having magical effects on face, and lotions are liquids that are put on the skin to make it smell pleasantly. Let me explain in English. The writer wants to say that the team of the makeup department had an unusual skill of making the person look quite different, that is ugly, by using loads of pancakes. Pancakes means material, and other locally made liquids like potions. लेखक कहते हैं कि जो टीम थी मेकअप
डिपार्टमेंट में उनकी अनयूजुअल स्किल थी। बड़े ही अलग ढंग से वो अपना कार्य करते थे, बड़े परफेक्ट थे अपने काम में, और किसी भी एक अच्छे दिखने वाले व्यक्ति को वो भद्दा चेहरा उसका बना देते थे। अपने पैनकेक्स, अपने लिक्विड जो मेकअप मटेरियल था वो उनके चेहरों पे पोत के किसी को भी ऐसा बना देते थे जो रियल लाइफ में अगर देखे तो बहुत भद्दे लगे। उस वक्त मेकअप करने का यही तरीका था। रियल लाइफ में वो बड़े भद्दे लगते थे अगर वो मेकअप उस तरह का करके रखें तो। नेक्स्ट लाइन्स हैं टेक्स्ट की। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग्स and only 5% of the film was shot outdoors. I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. Let me explain in English. In those days, most of the films were shot indoors. The girls and the boys were made to look presentable in the movie by using a lot of makeup material in front of the studio lights, even though they looked ugly in that makeup in real life. Those were the days of mainly indoor shooting. उन दिनों ज़माना था इंडोर शूटिंग का। अधिकतर जो फिल्म शूटिंग्स होती थी इंडोर होती थी, बाहर नहीं जाते थे लोग। And only 5% of the film were shot outdoor. सिर्फ 5% फिल्म्स ही आउटडोर मीन्स बाहर, जैसे कश्मीर या कहीं और जगहों पे शूट होती थी। लगभग 95% इंडोर सेट बनते थे, उनमें ही शूटिंग होती थी। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly. और लेखक कहते हैं कि the girls and the boys were made to look presentable in the movie by using a lot of makeup material in front of the studio lights, even though they looked ugly in that makeup in real life. लड़के और लड़कियों को जो भी फिल्मों में काम कर रही थी उनके चेहरों को अनयूजुअल बनना पड़ता था मेकअप लगा के, ताकि जो स्टूडियोज़ की लाइट हैं उनमें वो प्रेजेंटेबल लगें, और रियल लाइफ में देखें तो उनके चेहरे बिल्कुल भद्दे लगते थे।